सुप्रभात सभी को। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है रोटेशन, क्लास 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके फार्मूलाज को ध्यान से पढ़ना। जो भी फार्मूला बुक में आपके फार्मूला मिसिंग होंगे उसको आराम से लिख लीजिएगा और जितना पॉसिबल हो इस फार्मूलाज को रिवाइज करना। चलिए पहला टॉपिक उसमें से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा हमारे पास? तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप सारे बॉडी के मास को सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब आप मान लेते हैं कि जैसे कि कोई आर्बिट्री बॉडी है ये शेप का, आप सबका मास m1 x1 अलग अलग जगह पे है, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिस पॉइंट पे अगर आप इंटायर मास को रख दें तो सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस सो ऑन चलता चला जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सेम y सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। z सेंटर ऑफ मास सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा, तो वो हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इंटू आई कैप y सेंटर ऑफ मास प्लस जे कैप जेड सेंटर ऑफ मास के कैप के बराबर। अगर कंटिन्यूस बॉडी है हमारे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सेम वाई सेंटर ऑफ मास के लिए निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एंड सिमिलरली जेड के लिए भी निकाल सकते हैं। एक जो कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारे पास कि m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ d दिया गया है, तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पे इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स से ये डिस्टेंस हमारे पास r1 है, तो r1 क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट वाले का मास डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मास इनटू d। अगर आप r2 निकाल रहे हैं तो r2 का अपोजिट मास कौन सा हो गया? m1, तो m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन दिया जाए कि रॉड है एक और उस रॉड में लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास, तो ax दिया है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, तो आपको अगर x सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है बेटा तो क्या करना होगा हमारे पास? क्या करना होगा हमारे पास? पहले तो इसका dm मास निकालें। इसका dm मास कितना हो जाएगा? x इंटू लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास लेट्स से m के बराबर हो गया है, जो कि लेमडा इंटू आप लेंथ से भी कर सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से लेकर l तक सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2l/3 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब कुछ डिफरेंट चलो पहले एक और बात करिए, लिखते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो हमें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1v1 m2v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन सेम निकालने के लिए m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m के बराबर। अब कुछ जनरल केस होते हैं जिसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास याद रखना होता है, जैसे कि होता है हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर से डिस्टेंस होगा 2r/पाई पे रहेगा सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। सेमी सर्कुलर डिस्क रहा है तो उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो 4r/3 पाई के लिए रहेगा। अगर हेमीस्फेरिकल शेल है तो उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो r/2 पे रहेगा। अगर सॉलिड्स हेमीस्फेयर है तो उसके लिए 3r/8 रहा। अगर सॉलिड कोन है तो इसके लिए हमारे पास h/4 के बराबर रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर आर्क है बेटा, जैसे कि ये एक सर्कुलर आर्क है, तो इसके लिए अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो दैट इज r साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब थीटा जो यहाँ पर आप लेंगे रेडियन में ले लेनी चाहिए। अगर डिस्क है, सर्कुलर प्लेट है इनफैक्ट, तो आप उसके लिए ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा, और वहाँ से अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालें तो दैट इज इक्वल टू 2r टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर अगले एग्जाम्पल पे आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू दी गई है a प्लस बीटा x के बराबर दिया गया है। आप x सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, यहाँ पे x डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब डी एम क्या होगा बेटा? तो डी एम को अगर आपको निकालना होगा तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स के बराबर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट करिए और लिमिट 0 से लेकर l तक सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला केस अगर हमारे पास सेकंड केस नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर ये लैमिनार ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं हमारे पास कई बार। लैमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? एक प्लेट के जैसा है। अब यहाँ पर कोई होल क्रिएट किया गया और आपसे बोला गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो पहली बात इसका सेंटर ऑफ मास जिधर मास ज़्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे शिफ्ट होगा। अब आपने रिड्यूस मास कितना यहाँ से मास रिमूव किया गया उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? आप उसको निकाल सकते हैं मास पर यूनिट एरिया, तो वो है पाई r स्क्वायर इंटू जितना एरिया का आपको मास निकालना है, तो पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिमूव्ड मास है वो m/4 आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? m1y1
m2y2/m1+m2। जो इनिशियल मास था उसको आपने m1 लिया है, तो वो यहाँ पर है, उसका x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि m2 की वैल्यू m/4 है या -m/4 है, r2 की वैल्यू r/2 है, और आप जब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस आते हैं हम लोग थर्ड केस, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो बेटा इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाले तो डिफरेंस इन द मास बाय सम ऑफ द मास का होल स्क्वायर इनटू जी के बराबर आ जाएगा। सेम टाइप का फॉर्मूला आपने एनएलएम में पढ़ा था, वहाँ पर डिफरेंस इन द मास बाय सम ऑफ द मास इनटू जी था। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर निकाला जाए तो m1 - m2/m1+m2 का होल स्क्वायर इनटू जी के बराबर है। नेक्स्ट केस, केस नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, जो बोला जाता है कि हमारे पास एक बुलेट है जो कि फायर किया गया था, और फायर किया जाने के बाद वो टकराता है इस ब्लॉक से। टकराने के बाद पूछा जाता है कि बताइए अगर जो बुलेट है वो ब्लॉक में ही रह गया तो कितने हाइट तक गया होगा। तो इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल का मोमेंटम निकाल लीजिए, फिर फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। मतलब जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर गया होगा वो वेलोसिटी मिल जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है, एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा दीजिए इनिशियल एंड फाइनल, फिर इससे भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे था तो वहाँ पर जो एनर्जी था वो सम ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय हाफ के बराबर था। पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ द मास इनटू जी इनटू एच के बराबर था, तो वहाँ से आपको एच मिल गया। अगर आप बुलेट का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से सिंप्लीफाई करके निकल जाएगा। एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो एच की वैल्यू आपने पहले भी देख रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि एच की वैल्यू हो जाती है L इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा के बराबर। ठीक है बेटा, आइए अगला एग्जाम्पल या फिफ्थ एग्जाम्पल पे देखा जाए तो हमारे पास बोला जाता है एक वेज है जिसका मास कुछ दिया हुआ, वहाँ से एक छोटा ब्लॉक है स्मॉल m, और वेज का मास यहाँ पर दिया है 10m। ठीक है, सारे सरफेस स्मूथ है। अगर वो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे आता है तो बताइए उस टाइम पे डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक कितना होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन लगाना है। ठीक है, मान लीजिए जो ब्लॉक है हमारा वो पीछे आया है x से, x से, तो जो ब्लॉक हमारा चलकर पहुंचा होगा वो ये डिस्टेंस चला होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा 2.2 माइनस x के बराबर, 2.2 माइनस x के बराबर। ठीक है, इस बात को समझें क्योंकि ब्लॉक पीछे हट गया था x और एक्चुअल में उसको चलना था 2.2, बट ब्लॉक क्योंकि पीछे या वेज हमारा पीछे की तरफ x चल गया था तो स्मॉलर मास जो चला था वो 2.2 माइनस x का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका x वैल्यू भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगले केस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई बुलेट है, वो पिछले केस में याद करो बुलेट वहाँ पर सरफेस में एम्बेडेड था, अब वो आउट ऑफ द ब्लॉक निकल गया है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो पहले बुलेट का मोमेंटम, बाद में बुलेट का मोमेंटम और ब्लॉक का मोमेंटम, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा ब्लॉक का मास, उसका वेलोसिटी और बुलेट के चेंज इन मोमेंटम में। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा आपको। तो बाद में जो एनर्जी ब्लॉक को मिला है हमारे पास वो है हाफ कैपिटल M v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। वहाँ से v2 का एक्सप्रेशन मिल गया, फिर आप जो भी डाटा दिया है h वगैरह यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। अगला आता है हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का केस। अगर बॉम्ब हमारे पास कोई रखा है बेटा और वो 3 पार्ट में सडनली एक्सप्लोड हो गया, तो अगर 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया तो बेटा हमेशा यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो आप सारे मोमेंटम का वेक्टर सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, 2 मोमेंटम का वेक्टर एडिशन पहले कर लीजिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में तीसरे वाले का मोमेंटम रहेगा। इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन एंगुलर, अच्छा चलिए इसमें ठीक है। नेक्स्ट, कई बार हमारे पास बात आती है लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन के बीच में रिलेशंस निकालने की। तो इसमें रिलेशंस क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 के बराबर है, v कांस्टेंट है बेटा, तो डिस्टेंस हमारे पास s इज इक्वल टू vt होता था। सेम अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है हमारे पास तो हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट की इक्वेशन हमारे पास जो थे वो इक्वेशन यहाँ पर भी है, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, वो सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। सिमिलरली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के बराबर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स था, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा के बराबर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकंड था, यहाँ पर भी
एंगल ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकंड निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम लोग पहले निकाल चुके थे, डी वी बाई डी टी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर आप सेम निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा के बराबर। कुछ और रिलेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में, तो अल्फा इज इक्वल टू या ए टी इज इक्वल टू देखा जाए तो अल्फा क्रॉस आर के बराबर होता है। सेम अगर रेडियल एक्सेलरेशन में देखा जाए तो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी के बराबर हो जाता है। और नेट एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो ए टी प्लस ए आर के बराबर हो जाता है। ए टी ए आर की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में देखा भी गया है कि अगर हमारे पास कोई व्हील है जो कि रोटेट कर रहा किसी वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड से, उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यहाँ पर बोला है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मिला है, बहुत ही बढ़िया। तो 2 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा बेटा, यही फाइनल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा इज प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू फाइनल ओमेगा। तो वहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ सकता है। उसके बाद आपको बोला है कितना रेवोल्यूशन होगा, तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा, यहाँ पर आप ला सकते हैं अल्फा इन टू टी के बराबर ला सकते हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर आ गया हमारे पास हाफ अल्फा इन टू टी के बराबर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अच्छा, हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट विल मेक ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा की वैल्यू आपको निकल के आ गई, और थीटा की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करें फिर 2 पाई से डिवाइड करें तो इसमें आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हुआ। यहाँ पर बेटा आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला जो आपने पहले देखा हुआ था कि हम लोग थीटा को लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इन टू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप इससे भी इक्वेट करेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। और दूसरा फार्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीन ऑफ द वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मीन ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ करें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में आता है तो एक प्रॉपर्टी है ऑफ बॉडी कि वो इस मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, ये मोशन को अपोज करेगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं करेगा रोटेट करना इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी बॉडी का है इसी को हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल का किसी भी एक्सिस से अगर डिस्टेंस r पे रखा गया है तो i को आप mr स्क्वायर से बता सकते हैं। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, चलिए अगर हमारे पास ये कैसा क्वांटिटी है, पहली बात स्केलर क्वांटिटी, तो अगर बहुत सारे पार्टिकल रखे गए हों तो इन सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो लीनियर मोशन में मास के एनालॉजी के सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का हमेशा 3 पार्ट पे डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट है बॉडी के किसके, एंगुलर वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कि टेम्परेचर पे डिपेंड करने पे क्योंकि बॉडी का शेप चेंज हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो बात हम लोगों ने वहाँ पे कवर कर रखा है। आइए एक रिंग के लिए अगर देखें तो रिंग से सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस में अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगर इसके डायमीटर के अबाउट देखा जाए तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लगाते हैं तो रिंग के डायमीटर के अबाउट ये आता है mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर आता है। रॉड अगर दिया हो, रॉड के सेंटर से पास कर रहा हो तो ml स्क्वायर बाई 12, रॉड के एंड से अगर पास कर रहा हो तो ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर हो जाता है, ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर हो जाता है। सर्कुलर डिस्क के अगर सेंटर से बात की गई हो तो वो mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाता है। अगर डायमीटर के अबाउट किया गया हो तो ml स्क्वायर बाई 4 के बराबर। हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों सेम ही होते हैं। डिस्क सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें। अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर ले तो सॉलिड स्फीयर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमारा जो रॉड है वो एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे है तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए बेटा हमारे पास जो लेंथ इंपॉर्टेंट है वो है परपेंडिकुलर लेंथ। ये लेंथ हमारे पास कितना आ गया, L sin थीटा के बराबर। अच्छा, रॉड के एंड के लिए क्या होता है ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर L की जगह पर क्या है हमारे पास L sin थीटा, तो आपने पुट कर दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बेटा हमारे पास कि सपोज इसको समझो जरा, मान लो एक दिस
एक्सिस के अबाउट एक डिस्क था और सेंटर से पास करता हुआ या डायमीटरल एक्सिस के अबाउट इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²/4 था। ये अभी तक हम लोग को पता। अगर सेम एक्सिस लिया जाए तो कितने डिस्टेंस पे एक सेम मास को रखा जाए सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो तो वहाँ से हमारे पास आई को आप mk² से इक्वेट कर देते हैं। मतलब आप क्या करना चाहते हैं बेटा, mk² से इक्वेट कर दें जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था, इससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज एंड डिपेंड करता है मास पे एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है बेटा हमारे पास कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू सेंट्रल या पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज गिवन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md² के बराबर। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बात की जाए तो लेट्स से हमारे पास ये y है। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना बेटा लेमिनार ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। तो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी के लिए भी वैलिड है। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग बेटा तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो लेमिना x एंड y एक्सिस बेटा किस में है, x एंड y एक्सिस बॉडी के प्लेन में ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस के बराबर होता है। तो यही हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलिए अब ये एग्जांपल क्वेश्चन आ जाइए। तो हमारे पास 4 स्फेयर दिए गए हैं, सभी का मास दिया है, रेडियस दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया है। तो किसी इस एक्सिस के अबाउट अब देखो a एंड b सेंट्रल से पास करता हुआ तो उसके लिए 2 × 2/5 mr²। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इसके लिए एक्सिस के लिए आया 2/5 mr² और यहाँ से दोनों के बीच का जो सेपरेशन था mb²। तो वहाँ से आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब देख बेटा अगर हमारे पास कोई रॉड रहता है, रॉड के सेंटर से आप देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कौन सा लेंथ देखते हैं, एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला लेंथ कौन सा है, एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब देखो मान लो हमारे पास ये एक प्लेट है, इसको अगर आप सामने से देख रहे होंगे तो ये एक आपको रॉड दिखेगा। इस रॉड के एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है, b। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mb²/12 के बराबर। सेम अगर एक्सिस हमारे पास इस तरीके से पास कर रहा हो तो पैरेलल लेंथ हो गया b, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परपेंडिकुलर लेंथ इंपॉर्टेंट है तो ma²/12 हो गया। अब यही एक्सिस हो गए, अगर ध्यान से देखें तो x एक्सिस एंड ये y एक्सिस हो गया तो z एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, ठीक है। अगले केस में आए तो जिसमें एनुलर रिंग है हमारे पास। एनुलर रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर होल पर पोर्शन होता है तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/2 r1² + r2²। अगला दिया है हमारे पास एक 3 रॉड है जिससे एक ट्रायंगल बनाए गए थे और इसके सेंट्रॉइड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देख बेटा यहाँ से जो एक्सिस होगा रॉड के सेंटर से पास कर रहा होगा और ये दोनों एक्सिस हमारे पास कैसे हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब ये एंगल देख लो बेटा, ये 30 डिग्री के बराबर हुआ तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये है हमारे पास 30 डिग्री एंड यहाँ पर है l/2 और यहाँ पर है x, तो आप x निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3 रॉड थे तो 3 टाइम्स ऑफ किसी एक रॉड के लिए ICM + mx², इसको निकालें, आंसर आपका आ जाएगा। अगला केस देता है हमारे पास रिंग है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो देख बेटा ये जो एक्सिस है x' वो रिंग के डायमीटर के पैरेलल एक्सिस पे है। तो इन दोनों के लिए अगर आप देखें डायमीटर के लिए होता है रिंग का mr²/2, ठीक है। अब यहाँ से ये पैरेलल आ गया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस mr² भी कर दिए तो 3/2 mr² हो गया इंटू 2 क्योंकि 2 है। और तीसरे के लिए अगर देखे जाए तो रिंग के सेंटर से ही पास कर रहा था, मतलब डायमीटर वाला एक्सिस, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr²। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक डिस्क दिया था जिसका 9m का मास है, रेडियस r है, r/3 का रेडियस का ड्रिल यहाँ पर ड्रिल किया गया या ड्रिल किया गया, तो जो मास रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको रिमेनिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले इसका मास निकाल लीजिए बेटा। इसका मास कैसे निकालेंगे आप, मास पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए इनटू जो हमारे पास एरिया रिमूव किया गया था वो निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू आ गई m के बराबर। अब आप देखें तो जो डिस्क था उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वो निकाल लीजिए। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बिगर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो 9mr² के बराबर आ जाएगा, ठीक है, /2, क्योंकि ये डिस्क है तो 9mr²/2 के बराबर आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद चलें इस वाले डिस्क के, जो रिमूव्ड डिस्क है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले तो इसका सेंटर के अबाउट देखें तो इसका सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, ½ mr/3 जो कि उसका रेडियस था cos²। अब यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जो सेपरेशन है वो m × 2/3 r²। यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव्ड वाले पोर्शन का निकल गया, याद रखें वो माइनस है
तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि रिमूव मास था, दोनों का आप समेशन कर दीजिए, I1 माइनस I2 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला आता है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? ये टर्निंग इफेक्ट है किसी भी बॉडी का, और टॉर्क को अगर आप लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जिसको आप टॉर्क को R क्रॉस F से भी डिनोट कर सकते हैं, साइन फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। इसका डायमेंशन अगर निकाले तो ml² इंटू T-2 के बराबर होता है। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप बॉटल ओपन करते हैं तो जो फोर्स लग रहे होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बट उनके बीच में एक सेपरेशन होता है, एंड दैट सेपरेशन के कारण ये घूमता है। अगेन अगर आप इसमें भी निकालें तो कपल ऑफ फोर्सेस और टॉर्क को आप सेम मान सकते हैं, अगर F या आइदर ऑफ द फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम करें तो काम हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहने वाला है जब उस पर टोटल फोर्स या नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो अब कई बार आपने मैकेनिकल एडवांटेज का क्वेश्चन सोचा होगा जो कि सीसॉ का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है और ये जो हिंज किया गया D1 पॉइंट पे किया गया, फोर्स लगा है F1 और दूसरे साइड फोर्स लगा है F2। अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज देखें तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट को 0 कर दीजिए, विच इज़ इक्वल टू F1 इंटू D1 शुड बी इक्वल टू F2 इंटू D2 के बराबर। यहाँ से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। जो मैकेनिकल एडवांटेज आया वो F1 बाई F2 का वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू D2 बाई D1। F1 F2 मतलब एडवांटेज मतलब क्या? आप हैवी लोड को पुल कर रहे हैं या उठा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉलर अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम इनटू R क्रॉस P को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट या फिक्स पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर बात किया जाए तो R इंटू पी इंटू साइन थीटा भी कर सकते हैं, इसको दूसरा आप P इंटू R परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं और P परपेंडिकुलर इंटू R भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालना बेटा? R क्रॉस P से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ अगला सवाल देखो। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। पहले एक रॉड दिया है जिसका मास दिया है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा गया है, 2 थ्रेड पे है। यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो इस पॉइंट पे एक लोड को लगा दिया गया है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर भी एक लोड लग रहा होगा जिसकी वैल्यू आप 20 इंटू जी के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 400 न्यूटन, यहाँ पर 200 न्यूटन आया। अब आप टॉर्क किसी भी, पहले तो लीनियर मोशंस देखें तो लीनियर मोशन यहाँ पे जो आएगा, या सम ऑफ द फोर्सेज इक्वल टू 0 अगर करना चाहें तो T1 प्लस T2 की वैल्यू 600 के बराबर हो जाएगी। तो एक इक्वेशन ये हो जाना चाहिए। दूसरा, टॉर्क अबाउट आप किसी भी पॉइंट ले लीजिए, A B C D किसी भी पॉइंट ले सकते हैं। लेट्स से मैंने टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ले लिया, तो इसका T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसका टॉर्क निकल जाएगा क्योंकि इसका सेपरेशन पता है L/4। अब यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन L/2 है तो वो भी टॉर्क निकल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विच इज इक्वल टू T2 इंटू L के बराबर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 T2 की वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला कि कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट ये बॉडी टॉपल कर जाए इस पॉइंट के बराबर। तो अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला देखें और इस पॉइंट पे निकाल दें तो आपका टॉर्क आ जाएगा इस पॉइंट O के अबाउट F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ B इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसका देख लीजिए तो विच इज़ इक्वल टू mg इंटू द सेपरेशन विच इज़ A/2। तो यहाँ से आपके पास फोर्स मिनिमम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास एक व्हील है जिसमें कि रैप किया गया है बहुत सारे स्ट्रिंग्स, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का दिया गया है हमारे पास, उसका रेडियस दिया गया है। अब आपने इसे खींचना स्टार्ट किया बाई अप्लाइंग अ फोर्स 20 न्यूटन। तो आपको बताना एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? 5 सेकंड के बराबर। तो याद कर बेटा, वहाँ पर हम लोगों ने या मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इनटू टाइम, इसको इम्पल्स बोलते थे, और इम्पल्स इज इक्वल टू हमारे पास होता था चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? टॉर्क इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास I इंटू ओमेगा के बराबर। टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू टाइम डिवाइडेड बाई I, ये बन गया हमारे पास ओमेगा, इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता तो हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। जैसे कि पहला एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों इफेक्ट हो रहा है, तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं जो हमारा बॉडी है वो आगे की तरफ जा रहा था विथ VCM। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कितना हो जाएगा? वो दिया जाएगा mVCM इंटू H के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिनियर मोमेंटम के साथ कितना है? H के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद वाले केस में अगर हम लोग चलते हैं कि ये व्हील हमारा रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। पहले भी आप मान सकते हैं कि ये ट्रांसलेट हो रहा था। लेट्स से ये पहले ट्रांसलेट हो रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू m
इंटू वी इनिशियल ले लेते हैं इंटू आर के बराबर। बाद में देखा गया ये जो रॉड है हमारे पास या डिस्क है हमारे पास, कुछ टाइम के बाद ये ट्रांसलेट करना चला गया, सॉरी ट्रांसलेट एंड रोटेशन दोनों करना स्टार्ट किया, मतलब रोलिंग करना स्टार्ट किया। रोलिंग करना स्टार्ट किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालना चाहें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो होगा आई इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर के बराबर। अब दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बहुत बार ये क्वेश्चन में भी आ गया है कि बताइए प्योर रोलिंग के टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो मान लीजिए जो हम लोग कंडीशन लिए हैं वो एम वी आर इज इक्वल टू वी आर इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो आई इंटू ओमेगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एम वी नॉट कर देता हूँ इंटू आर। अब ओमेगा को आप लिख सकते हैं क्योंकि वी नॉट इज इक्वल टू हमें पता है आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से ओमेगा रिप्लेस हो सकता है, आई रिप्लेस हो सकता है, तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए यही बातें यहाँ पर की गई हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पे पहले आते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के केसेस पे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगुलर स्पीड हमारे पास रोटर का इंक्रीज करता है इतना से इतना में 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम 4 सेकंड। तो क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें पता है आरपीएम वगैरह, तो इससे हम लोग आरपीएम पता है, आरपीएम का मतलब समझो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो यहाँ से ओमेगा के लिए निकालना होगा 2πf/60। तो हमारे पास ओमेगा नॉट और फाइनल ओमेगा भी पता है, 4 सेकंड पता है, तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 पाई के बराबर। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल के आई तो अगला क्या बोल रहा है, कितना रेवोल्यूशन होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब थीटा निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, जिसकी वैल्यू आई 120 पाई के बराबर। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं, थीटा बाई 2 पाई, तो उससे आपका 60 रेवोल्यूशन आ सकता है। चले फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के केसेस पे हैं। तो हमारा डिस्क मान लो पहले रोटेट कर रहा था, तो आई ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, बाद में इसको आपने रोक दिया, या सॉरी इस पे 2 मासेस को रख दिए गए। तो अगर 2 मासेस को रख दिए गए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज हुआ है बेटा हमारे पास, आई प्लस 2m, क्योंकि 2 मास रखे गए थे, इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम को आपने बराबर कर दिया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास आई ओमेगा, फाइनल जो चेंज हुआ था आई प्लस 2m आर स्क्वायर के बराबर। ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास जो केस दिया गया, एक डिस्क है, डिस्क पे इंसान खड़ा है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, पहली बात तो वो देख लो, आई प्लस एम आर स्क्वायर हो गया। वहाँ पे ओमेगा डैश से वो रोटेट हो रहा था, बहुत ही बढ़िया। अब बाद में क्या हुआ, ये इसके सेंस में मान लो सेम सेंस में ये चलने लगा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि आदमी का मोशन के कारण भी एम वी आर आ गया। तो अगर इंसान सेम सेंस में मूव कर रहा था तो फाइनल ओमेगा इसका कम हो जाएगा। फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा माइनस एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी आर बाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस एम आर स्क्वायर। अगर अपोजिट सेंस में होता तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती, मतलब ओमेगा प्लस हो जाता है एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगले केस पे आए हमारे पास। तो अगला केस क्या दिया है बेटा, हमारे पास एक रॉड है, रॉड को हिंज कर दिया गया, एक मास था किसी बुलेट का, मान लो उसकी वेलोसिटी u थी, a डिस्टेंस पे आकर टकराया, तो बताइए कितना ओमेगा होगा। टकराने के बाद ये इसी में रह गया, इम्पिंच करके रह गया इसी में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mu आ गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का ml स्क्वायर बाई 3 क्योंकि एंड के अबाउट है, और जो छोटू सा मास था उसके लिए mi स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर एक डिस्क है या पुली है हमारे पास, वो रोटेट भी कर रहा है और ये जो मासेस हैं वो अप एंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एटवुड मशीन का एक्चुअल केस आ गया ये। तो यहाँ पर बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एक्सेलरेशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। मैं आपको पहले 3 इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ और उसी इक्वेशन के हेल्प से ये सारे आंसर आए। तो पहला इक्वेशन मान लो ये देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 इंटू जी माइनस टेंशन 2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए के बराबर। एक इक्वेशन ये आया। m1 के लिए अगर देखें आप तो इक्वेशन आएगा t1 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 इंटू ए के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गया। फिर आएगा आपके पास a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, एक इक्वेशन ये आ जाएगा। और डिस्क के लिए देख लिए या पुली के लिए देख लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये t1 है, ये t2 है, ये t1 है, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो आ जाएगा t2 इंटू आर माइनस t1 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा वाला इक्वेशन भी यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास, डिफरेंस इन द मास बाई सम ऑफ द मास प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इनटू होल जी के बराबर। अगर टेंशन की बात करें, टेंशन इन द वन कितने के बराबर आया, m1 बाहर है और यहाँ पर रोटेशन वाला इफेक्ट विच दैट इज इक्वल टू ट्वाइस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी के बराबर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आई बाई आर स्क्वायर। अगर 2 पे निकाले तो बाहर कौन सा आ जाएगा, m2
इन ब्रैकेट क्या आएगा, ट्वाइस m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी के बराबर m1 प्लस m2 इंटू आई बाई आर स्क्वायर। अगर आप लॉज ऑफ मोशन में जाएं तो आई की वैल्यू वहाँ पर हम लोगों ने जीरो कर दी थी, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि वहाँ पर भी था। तो वो टेंशन की वैल्यू अगर आप देखें तो ट्वाइस m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता था उस जगह पर। ठीक है, आ जाइए। अब अगला केस हमारे पास देता है कि एक थ्रेड है जो कि इस सिलेंडर पे लपेटा गया था, अब इसको छोड़ दिया गया। तो नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो mg था, ऊपर की तरफ 2t था, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको फ्रंट व्यू से देखें तो 2t इसको पीछे की तरफ लग रहा, 2t इधर पीछे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल गया, वहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया तो टेंशन मिल गया। अगला केस हमारे पास बोलता है दो डिस्क है हमारे पास जिसके लिए I1 ओमेगा 1 कुछ दिया हुआ है ठीक है, सिमिलरली IB भी दिया हुआ है। अब इस केस में हमारे पास IB रुका हुआ था, स्टेशनरी था, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया IA ओमेगा ए। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया और सो दैट दोनों फाइनल वेलोसिटी सेम से घूम रही है। तो उसके लिए फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, IA प्लस IB इनटू ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट एग्जांपल के क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि एक डिस्क है, एक डिस्क को अगर आपने मास m से लोअर किया गया है मास m से, तो बताइए कि कितने से इसका वेलोसिटी वगैरह आ जाएगा। स्पीड पूछ सकता है, ओमेगा भी पूछ सकता है। तो अब देख बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी से। तो mgh रोलिंग के लिए अगर आप देखें, क्योंकि ये रोलिंग वाला केस आ जाएगा, तो रोलिंग के लिए अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी का केस में भी अगले PDF में अगले स्लाइड में आ जाएगा, तो वो आ जाता है हमारे पास mv स्क्वायर और इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर। ये कैसे आता था बेटा, ये कैसे आता था, तो आपको ये बात भी याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में हम लोग कैसे निकालते थे। वो था पहला हाफ mv स्क्वायर के बराबर, दूसरा आता था हाफ आई ओमेगा को, तो आई को आप लिख देते थे एम के स्क्वायर और ओमेगा को लिख देते थे आप वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आता था। ठीक है, तो दोनों से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे स्पीड पूछा है, वी आ जाएगा, वी से आप चाहो तो ओमेगा भी निकाल सकते हो। अगला केस हमारे पास बोल रहा कि एक सपोज टेबल है, टेबल के एंड पे सपोज हमारे पास मास था जिसको थ्रेड से कनेक्ट किया गया था और V1 से वो घूम रहा था, नीचे की तरफ आप इसे पुल कर रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे आप पुल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पुल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो उसी को बात को लिख दिया। अब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया हमें और उसका ओमेगा को चेंज कर दिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ओमेगा को चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी मिल गया तो ओमेगा भी मिल गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्म से निकाल सकते हैं। अगले एग्जाम्पल क्वेश्चन केस क्वेश्चन पे चले, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स दिया है। अब मान लो इस फ्रिक्शन फोर्स पे जो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे फोर्स लग रहा था आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैं मान लेता हूँ आगे की तरफ ही है, आप पीछे भी ले तो कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आ जाएगा क्योंकि टॉर्क एडजस्ट कर लेगा खुद से। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकलिया। अब टॉर्क के लिए लिखा तो टॉर्क के लिए F इंटू स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है फोर्स का, और इज इक्वल टू या अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का टॉर्क होगा तो माइनस F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, या फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और सेम फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं रोलिंग। रोलिंग क्या होता है हमारे पास, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल के वेलोसिटी v/cm थे, रोटेशन में आप v इज इक्वल टू या ये r ओमेगा वाले सरकमफेरेंस वाले पार्टिकल है, दोनों को कंबाइन कर दो तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी देखो आप तो v/cm प्लस ओमेगा r के बराबर है। बॉटम मोस्ट रोलिंग का प्राइम कंडीशन ये कि जो पॉइंट सरफेस को टच हो रहा वो हमेशा जीरो पे होना चाहिए, तो v/cm इज इक्वल टू ओमेगा r यहाँ से आ जाता है। तो ऊपर वाला वेलोसिटी ट्वाइस v/cm आया, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो √2 v/cm, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो √2 v/cm के बराबर। कोई जनरल पॉइंट देखा जाए उन दोनों के बीच में या थीटा का डिफरेंस है तो वहाँ पर अगर आप v नेट निकालना चाहें तो वहाँ पर जो वी नेट आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस वी कॉस थीटा के बराबर, जैसे कि ये केस था हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी की बात अभी अभी हम लोगों ने करा था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड टोटल का भी यहाँ पर आप चाहो तो रेशियो ले सकते हैं। देखो बेटा, रिंग के लिए अगर हम लोग बात करें, कई बार ये रेशियो ऑफ एनर्जी की बात कर देते हैं, तो रेशियो ऑफ एनर्जी की बात समझे कि स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होगी। ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशन के लिए हमारे पास होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इसका फैक्टर आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिस्क के लिए निकाल सकते हैं, शेल के लिए निकाल सकते हैं, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर सभी के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशो, ये है टोटल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रेशो, ये है टोटल, ये है ट्रांसलेशन, दोनों का रेशो ले लीजिए, तो दोनों का रेशो आ जाएगा 1/k² r² के बराबर, तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली रोटेशन बाई टोटल का भी आप रेशो ले सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। अब अगला केस,
हमारे पास बोलता है कि एक बॉडी है जो कि रोलिंग करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर बताइए कि वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा एंड टाइम पीरियड कितना हो रहा होगा। तो वेलोसिटी के लिए पहले हम लोग mgh जो कि पोटेंशियल एनर्जी था उसको आप इक्वेट कर दीजिए हाफ mv² 1 + k² / r²। तो वहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल आएगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने निकाला तो आ जाएगा √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k²/r²। ठीक है बेटा। अब h की वैल्यू आप चाहो तो अगर l है तो आप s sin थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हो। फिर आया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप v² = u² + ट्वाइस ax से, u की वैल्यू तो 0 थी तो यहाँ पर v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। h की वैल्यू हमारे पास l से आप निकाल सकते हैं, h एंड l का रिलेशन इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो वहाँ से आ गया एक्सेलरेशन = g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k²/r²। अब देखो बेटा, रोलिंग अगर नहीं होता तो 1 + k²/r² या k²/r² का फैक्टर वहाँ पे होता ही नहीं। तो हमारे पास याद करो, ट्रांसलेशन में स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था तो जी sin थीटा ले रहे थे, वही बात यहाँ पर बोल दिया गया। टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकाल लिया जाए तो आ जाएगा 1/sin थीटा √2h/g और इन ब्रैकेट आ गया 1 + k²/r² के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी I × tan थीटा डिवाइडेड बाई I + mr²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मतलब फॉर्मूला है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन = I × tan थीटा डिवाइडेड बाई I + mr² के बराबर। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रोलिंग मोशन हो गया बेटा। सारे फार्मूलेस को पढ़ो और जो फार्मूला आपके छूट गए थे उसको नोट डाउन करो, बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस बनने लगेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।